स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के लिए मैथमेटिक्स का मॉक पेपर जो है हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले जो है हमने 75 मार्क्स का जो है मैथ्स को छोड़कर बाकी सिलेबस में जो भी दिया हुआ है उसके 75 मार्क्स के क्वेश्चन का एक मॉक पेपर जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उसी तरीके से भी कुछ दिनों में आपको बहुत जल्दी जो है आपको दूसरा मॉक पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए और इस तरीके का जो भी मॉक पेपर आ रहा है उसको जो है आप देखते रहिए। आपको कुछ ना कुछ नया चीज जो है आपको यहाँ डेफिनेटली देखने को जो है मिलेगा। ठीक है, और नए हैं तो बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगो जो भी नया मॉक पेपर आए वो आप तक इजिली नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको क्या कर सको, देख सको और आप उससे अपना प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर सको। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, इधर इंग्लिश में भी आपको दिया है, हिंदी में भी दिया है। ठीक है, समरूप त्रिभुज ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल DEF की भुजाएं 5:6 में हैं। यदि ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो DEF का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो, जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, तो उसका ध्यान रखना कि ट्रायंगल जो फर्स्ट दिया है PQR, ठीक है, त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, पहले ऊपर में लिखेंगे हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, नीचे में हम लोग लिखेंगे जो दूसरा त्रिभुज दिया है जिसका नाम है DEF, इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, उनके भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, मतलब पहले त्रिभुज का भुजा बटे दूसरे त्रिभुज का जो भुजा, ये इन दोनों के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये सूत्र है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले की भुजा बटे दूसरे की भुजा और दोनों का वर्ग। अब इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो पहले ट्रायंगल का देखो आपको कितना दिया है, 75 दिया है, और दूसरे वाले ट्रायंगल का मान लेते हैं x है। पहले वाले की भुजा कितनी है, ये तो अनुपात में पहले से ही दिया है 5:6, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 25 और नीचे में आएगा 6, तो हो जाएगा 25 1 जा 25 3 जा और ये हो जाएगा 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सो 36 इंटू 3 करने से ये कितना आएगा, 108 जो है आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं। मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हर आदमी का अलग तरीका होता है। हो सकता है कि आपको आगे के क्वेश्चन में जो है मेरे से भी ज्यादा शॉर्टकट आपको पता होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, बेसिकली जो है मैं बेसिक्स पर ज्यादा फोकस करता हूं, मैं शॉर्टकट ट्रिक्स पर जो ज्यादा यकीन नहीं करता हूं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं जो कि दूसरे मेथड से बन सकता है आपसे, तो आप उसी मेथड को फॉलो करिएगा। ठीक है, बाकी मैं अपने साइड से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको जितना शॉर्टकट हो सके, ज्यादा जो है काम का, जितना चीज काम का है उतना आपको बताते चलो और क्वेश्चन जो है सॉल्व करते चलो। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग मेथड होगा तो आप उससे भी क्वेश्चन को जो है क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है कि हम मॉक पेपर को सॉल्व करें और सही आंसर जो है हम लोग लेकर आए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है देखो, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x। तो x का जो 40% है, 40% मतलब क्या होगा, 40 बटे में 100, ये कितना है, 20 है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखो ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां से इसको जाके इंटू करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा 200, 200 बटे में 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, तो अब यहां से देखो, अच्छा इसको दूसरे एक और मैं इसको सॉल्व ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। ठीक, तो देखो वो संख्या हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है, लेकिन हमें यह पता है कि उसका जो 40% है, ठीक है, 40% किसके बराबर है, आपका 20 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 1% होगा आपका 20 बटे 40 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1% की वैल्यू तो इतनी है, तो 25% कितना होगा, तो दोनों साइड आप 25 से इंटू कर दो। तो 25 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 बटे 40 इंटू 25, ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, ये आएगा 12.5, मतलब 12.5। मतलब कौन सा आंसर सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। देखो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इज इक्वल टू 6:7:8 है
और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो हमको क्या करना है, c का वैल्यू जो है हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सो यहां से देख सकते हैं हम लोग ये सब रेशियोज हैं, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट a प्लस बी बराबर कितना होगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, b प्लस सी बराबर मान लेते हैं कि 7x हो जाएगा, और c प्लस a बराबर मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब आप चाहो तो तीनों को प्लस कर लो, तो जब आप तीनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां से क्या मिलेगा आपको, देखो ये हो जाएगा आपका 21x। तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x अपॉन में 2, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 14, तो आप यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, 21/2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 14 दूने 28, और ये इसको आके डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 तिया 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है, 4/3। अब अगर मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो c इज इक्वल टू मैं क्या ये लिख सकता हूं, देखो तो a प्लस बी प्लस सी माइनस मुझे c चाहिए, तो a प्लस बी को इसमें से हटा सकता हूं, मैं बिल्कुल हटा सकता हूं। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे पास, 14, और a प्लस बी कितना है, देखो 6x, और x का मान कितना है, 4/3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 4 दूने 8, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, मतलब c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 जो है हो जाएगा। आप इसका दूसरा तरीका भी अगर आपको मालूम होगा तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि जो मेरा मेथड जो मैं बता रहा हूं उसी से आपको सॉल्व करना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस आंसर जो है आपका सेम आना चाहिए और कम समय में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। देखो उससे पहले इसको इरेज कर लेता हूं मैं, फिर उसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन को जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, देखो यदि किसी धन का 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, तो उसी धन का उसी दर से 2% का आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज जो है आपको निकालना है। तो आपको दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 832। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P बाहर होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में n माइनस 1 इज इक्वल टू 832 हो जाएगा। अब हमें प्रिंसिपल तो मालूम नहीं है, मूलधन मालूम नहीं है, हम लोगों को दर पता है कि दर कितना है हमारा, 8% है बटे में 100, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 832 दिया है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 दूने 8, ये हो जाएगा 25, 25 27, तो 27 बटे कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में बता रहा हूं ना, आप जितना इसका शॉर्टकट करना चाहो आप कर सकते हो। तो 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729, और ये हो जाएगा 625 माइनस 1 बराबर 832। फिर यहां से P इज इक्वल टू, यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 104 बटे में 625 बराबर 832। ये हो जाएगा ये 1 से और ये 8 से। तो अब यहां से प्रिंसिपल कितना आएगा हमारा, 8 इंटू कितना आ जाएगा, 625। तो 625 को जब हम लोग गुणा करेंगे 8 से, तो 625 गुणित 8 करेंगे तो आ जाएगा 5000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 5000। अब इसी प्रिंसिपल का उपयोग करके आप क्या निकाल सकते हो, आपको जो है साधारण ब्याज निकालने बोला है, तो P आपको मिल गया कितना है, 5000। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, तो P इंटू उसी रेट से बोला है तो R कितना हो जाएगा, 8%, समय कितना होगा, 2 वर्ष, अपॉन में 100, ये दोनों कट गए, 8 दूने 16, 8 हाँ 2 जीरो कट गए। अब यहां से हो गया 8 दूने 16, 16 पंचे 80। तो साधारण ब्याज कितना है आपका, 800 रुपए जो है साधारण ब्याज जो है हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगले प्रश्न पे, दिए गए तीनों भिन्न का लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जब आपके पास भिन्न के रूप में दिया जाता है कोई भी प्रश्न जिसमें आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो उसमें जो अंश होता है या जो न्यूमेरेटर होता है और जो हर होता है, उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है एलसीएम तो आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर मतलब अंश, और नीचे में क्या निकालोगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, देखो एलसीएम आप लोगे किसका, 36 का, 48 का और 72 का।
और आप HCF किसका लोगे? HCF लोगे आप 225 का, 150 का और 65 का। तो HCF मतलब क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5, जो सबको डिवाइड करेगा। अब आपको 36, 48 और 72 का एलसीएम लेना है। तो इसमें देखो 36, 48 और 72 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 72। तो क्या 72 36 के पहाड़े में आता है? आंसर है हाँ, 36 2 72 होता है। 48 के पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं आता। मैं एलसीएम निकालने का आपको शॉर्टकट बता रहा हूं ना। जितने भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है उसमें से सबसे बड़ा नंबर को पकड़ो और देखो कि क्या सबसे बड़ा नंबर जो है बाकी के पहाड़े में आता है क्या। तो 36 के पहाड़े में तो आता है लेकिन 48 के में नहीं आता है। अब इसका डबल कर दो। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। अब देखो 144 36 के पहाड़े में आता है क्या? यस, 36 चौके 144 होता है। 48 के पहाड़े में आता है क्या? तो 48 तिया कितना होता है? 144 होता है। मतलब ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा? 144 आएगा। इसका सही आंसर होगा 144/5 जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो 46 नंबर का प्रश्न है, m प्लस m 1/m का मान आपको निकालना है और m का मान इतना दिया है। तो यदि m का मान ये है तो 1/m का मान क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 - 5 √7 - √5। ये हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। अब दोनों को आपको जोड़ना है तो आप दोनों को जोड़ दो। तो √7 √5 ऋण 7 धन ऋण 5 और धन करना है किसको? ऋण 7 धन ऋण 5 ऋण 7 माइनस ऋण 5। अब अगर आप दोनों का लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम क्या आएगा? a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे में कितना आ जाएगा? 7 - 5 आ जाएगा। सीधा सीधा स्क्वायर रूट और रूट हट जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो देखो सेम सेम है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर किसका बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका √7 धन √5 का होल स्क्वायर धन √7 धन √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब फॉर्मूला जब लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो आपका 7 धन 5 माइनस 7 पंचे 35 धन 7 धन 5 धन 2 2ab ना, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। तो दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 पंचे 35 हो जाएंगे। और नीचे कितना बचा है? नीचे 2। ये और ये कट गए, 7 5 12, 12 दूनी 24, 24/2। तो 24/2 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा हमारा? 12 आएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं करके। अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो आप वीडियो का स्पीड थोड़ा सा कम करके देख सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें आती होंगी मैथमेटिक्स की, तो आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे करके। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। कैलकुलेशन वगैरह कैसे हो रहे हैं मैं उसको आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। चलो, अब दिए गए चित्र में देखो ए बी समांतर है किसके? सीडी के। मतलब ए बी और सीडी आपस में समांतर हैं। एंगल ए बी ओ, मतलब कोण ए बी ओ का मान 40 है, इसका मान 30 है। आपको यह मान निकालना है। तो देखो दोनों रेखाओं के समांतर आप यहां पर क्या करोगे? इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे। तो ये कोण अगर 40 है तो एकांतर कोण के नियम से ये भी कितना हो जाएगा? 40। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जेड वाला एंगल याद है कि नहीं? यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल होते हैं दोनों बराबर होते हैं। यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 होगा, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, बिना पेन उठाए देखो आराम से बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न पे। देखो, एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से 15 मिनट देर स्कूल पहुंचता है। उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय क्या है? तो देखो आपको उसके स्पीड का रेशो दिया है। स्पीड का रेशो कितना है? 5:9। मतलब सामान्य चाल से वो इतना चाल से जाता है। तो पहला वाला क्या है आपका? प्रेजेंट वाला चाल है, मतलब वर्तमान में जो चाल है। ठीक है, और 9 क्या है आपका? जो उसका यूजुअल चाल है, मतलब सामान्य। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पीछे वाला जो है आपका, जो है उसका सामान्य चाल, जितना स्पीड से वो जाता है। और अभी जो वर्तमान चाल है वो कितना है? 5 है। समझे कि नहीं? ठीक है, सामान्य चाल से इतना जाता है तो सामान्य चाल 9 है, वर्तमान चाल कितना है? 5 है। आप ऐसा मान लेना। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है? देखो उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, मतलब स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर स्पीड का रेशियो 5:9 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे स्पीड और टाइम मतलब दूरी और समय, इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो अगर यदि स्पीड हमारा 5:9 है तो हमारा समय कितना हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। तो 9 हमारा क्या है, वर्तमान समय होगा, और सामान्य समय हमारा कितना होगा, 5 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि सामान्य समय उसका 9x है, वर्तमान समय मतलब, और सामान्य कितना है, 5x है। तो दोनों का अंतर किसके बराबर है, 15 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4x बराबर 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15/4। समझ में आए कि नहीं? दोनों में अंतर कितने का है, 15 मिनट देर से पहुंचता है ना, तो x का मान कितना हो गया हमारा, 15/4। तो हमें सामान्य पूछा है, तो सामान्य कितना है, 5x है। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणित 15/4, 15×5 = 75, 75/4। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्नों को आपको ऐसे हल करना है। ठीक है, पहले देखो आपको जो भी चाल का अनुपात दिया रहेगा उसमें से पहला वाला अंक आपका वर्तमान मान लेना और दूसरे वाले को उसका जो ओरिजिनल है सामान्य वो मान लेना। फिर स्पीड को टाइम में जब बदलेंगे तो यह अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इसी दो में आपको वर्तमान और सामान्य चाल में जो अंतर दिया है वो 15 मिनट का दिया है, तो दोनों को माइनस करके 15 के बराबर रख देंगे, यहां से x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकल कर आने के बाद आपसे कौन सा समय पूछा है, तो सामान्य समय पूछा है, तो सामान्य समय आपका क्या होगा, यहाँ पर 5x होगा। अगर वो पूछता कि वर्तमान बताओ करके तो हम लोग क्या करते, 9 गुणित 15/4 करते, तो 15 निया कितना होता है, 15 निया 125 होता है, 125/4 होता है। लेकिन ये हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है उसका सामान्य चाल जो है ये हमको बताना है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, उसका सामान्य, उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात करना है, सामान्य समय निकालना है। ठीक है, सामान्य स्पीड नहीं निकालना है, इसीलिए आपका 75/40 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो कोण ए, कोण बी और कोण सी त्रिभुज के 3 कोण हैं और आपको कोण a/4, कोण b/4, कोण c/5 बराबर 41 अंश दिया है और आपसे पूछ रहा है कि कोण ए धन कोण बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले तो इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 20 आएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणित एंगल ए धन 5 इंटू एंगल बी प्लस 4 इंटू एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 41 हो जाएगा। तो इन दोनों से अगर मैं 5 को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा एंगल ए धन एंगल बी धन 4 गुणित कोण सी बराबर 41 गुणित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 820 अंश। होगा कि नहीं होगा, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है हमारा, 180 अंश होता है। अगर मैं यहां से कोण ए धन कोण बी का मान निकालूं, कोण ए धन कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस कोण सी हो जाएगा। इस मान को मैं यहां पे रख देता हूं, तो 5 गुणित कोण ए धन कोण बी है ना, जिसका मान कितना है 180 माइनस कोण सी धन 4 गुणित कोण सी बराबर 820। ये हो जाएगा 18×5 = 90 मतलब 900 माइनस 5 गुणित एंगल ए धन 4 गुणित एंगल सी बराबर 820। अब 820 को इधर लाकर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 80, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा कोण सी। तो कोण सी का मान कितना आ गया हमारे पास, कोण सी का मान आ गया 80। तो हमें यहाँ पर a प्लस बी का मान निकालना है, तो 180 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश जो है यहां से हो जाएगा हमारा, किसका मान हो जाएगा, ये a प्लस बी का मान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 है तथा महत्तम समापवर्त 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो आपको पता है कि अगर दो नंबर आपको दिया है तो वो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो लघुत्तम आपको कितना दिया है 1920, आपको महत्तम समापवर्त कितना दिया एचसीएफ 16। एक नंबर मान लेते हैं कि ए का मान 128 है, बी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो 128 को जब आप भाग दोगे किससे, 16 से, तो कितना आएगा, 8 आएगा। 16 एकम 16, 16 अट्ठे। अब 1920 को भाग दे दो आप, 1920 को जब आप 8 से भाग देंगे कितना आएगा, 240 आएगा। तो दूसरा नंबर आपका कौन सा है, 240 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अगले प्रश्न पे, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x माइनस 1/x का मान 1/2 है, तो आपको ये क्या करना है, इसका मान निकालना है।
तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने कितना है 4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के ऊपर में कितना है 4, मतलब अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिया है। तो आप पहले यहाँ पर जो भी दिया है ना उसमें दोनों साइड 2 का गुणा कर लो। 2 का गुणा क्यों करेंगे, ताकि हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करें तो 4x² बन जाए और 4/x² बन जाए। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या मिला, 2x - 2/x बराबर 1। अब दोनों साइड का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b बराबर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, 4x² धन 4/x², 2 दूने 4 दूने 8 बराबर 1। तो हमें जिसका मान निकालना है वो है 4x² प्लस 4/x²। 8 इधर जाके क्या हो जाएगा धन, और 1 के साथ जुड़कर कितना हो जाएगा 9। तो ये इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी पर उठा हुआ क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही जो है होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, जो कि 53 नंबर का प्रश्न है। हमसे पूछा है युग्मत समीकरण के जो है हमारे कितने हल होंगे, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि जो समीकरण जो दिया है ना वो समीकरण के हमारे कितने हल जो है होंगे। तो हमें मालूम है कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, रेखीय समीकरण होते हैं, उसके कितने हल होते हैं, उसके निकालने के हमारे पास क्या होते हैं, तरीके होते हैं। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यदि हमारे पास जो है दो समीकरण है, रेखीय समीकरण, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, टाइम लेता हूं। वो है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x धन b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो हमारे समीकरण दिए हुए हैं कोई भी। अगर आप इसमें क्या करते हैं, जो x का गुणांक है वो a1 है, y का गुणांक b1 है, और जो यह है c1 आपका कांस्टेंट है। x दूसरे वाले समीकरण में जो x का गुणांक है उसको a2 बोलेंगे, y का गुणांक को b2 बोलेंगे। अब पहला कंडीशन देखो, यदि आपने निकाला a1 बटे में a2 b1 बटे में b2, और अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक ही होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। मतलब यूनिक मतलब उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन जो है होंगे। फिर दूसरा है कि यदि तीनों रेशो आपस में बराबर आ जाते हैं, मतलब a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, तो उसके कितने हल होंगे, अनंत होंगे, इनफाइनाइट हल जो है होंगे। तीसरा केस है कि यदि a1 बटे में a2 बराबर हो जाता है किसके, b1 बटे में b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1 अपॉन में c2 के, तो उस केस में हमारे पास जो है नो सॉल्यूशन का केस जो है बनता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो है नहीं होगा। ये जो केस है ये बनता है। अब ये तीनों को आपको बताने का पर्पस ये था कि आप इसको रिवाइज कर लो, अगर आपको लीनियर इक्वेशन से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप ऐसे हल कर सकते हो। तो अब इस समीकरण को जब आप बदलोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, दूसरा वाला बन जाएगा 4x धन 6y ऋण 7 बराबर 0। अब आप देखो यहां से जब आप a1 की वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा, b1 की वैल्यू 3 आएगी, c1 की वैल्यू 8 आएगी पहले वाले इक्वेशन से। सेकेंड वाले से ये 4 आएगा, b2 हमारा 6 आएगा, c2 हमारा ऋण 7 आएगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। फिर जब आप इनका अनुपात निकालेंगे तो पहला वाला क्या बनेगा, देखो 2/4, दूसरा वाला बनेगा 3/6, तीसरा वाला बनेगा ऋण 8/7। अब देखो इसको हल करेगा तो कितना आएगा, 1/2, इसको हल करोगे तो कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 8/7। ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन तीसरे के साथ बराबर नहीं है। मतलब कौन सा कंडीशन आया, तीसरा वाला, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, इसीलिए जो है इसका क्या होगा, कोई भी हल जो है नहीं होगा। डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस कंडीशन को आप ध्यान में रखिए। ये रेखीय समीकरण के परिस्थितियां हैं, ये अलग अलग स्पेशल केसेस हैं, कितने सॉल्यूशन बनेंगे उसको जानने का। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है क्या करनी है, ज्ञात करनी है।
तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका किससे बनेगा, वेन डायग्राम से जो है आपका बनेगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम आई होप आपको पता होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं और ये रेक्टेंगल हमको किसको बताता है, पूरे के पूरे विद्यार्थियों की संख्या को जो है बताएगा, जो हमें ज्ञात करनी है। फिर हम लोग इसके अंदर में क्या करते हैं, दो सर्कल लेते हैं, ठीक है, जो सेट को बताता है। पहला ये हो गया और दूसरा जो है यहाँ पर मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और ये दोनों यहां पर इस तरीके से जुड़ जाएंगे। चलो अब देखो यहां पर फिर इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो पहला वाला किसको बता रहा है, यहां पर देख लेते हैं गणित विषय को। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि ये हमारा गणित विषय को बता रहा है और ये हमारा किसको, कौन से विषय को बता रहा है, अंग्रेजी को बता रहा है। और ये जो डब्बा है जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ये आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या को जो है बता रहा है। अब इसमें से कौन कौन सी जानकारी हमको दी हुई है, देखो 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। मतलब वो हिस्सा कौन सा होगा, आई होप आप सब लोग वेन डायग्राम थोड़ा बहुत पढ़े होंगे अपने अपने कोचिंग सेंटर में, जहां पर भी पढ़े होंगे। तो ये जो पहला वाला जो सर्कल है किसको बता रहा है, गणित को, ये वाला किसको बता रहा है, अंग्रेजी को। लेकिन इनके बीच में जो कॉमन एरिया आ रहा है ना, वो किसको बता रहा है, दोनों को बता रहा है, गणित को भी और अंग्रेजी को भी। तो गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है, 144 है। ठीक है, बाकी जो है हमको नहीं दिया है कि यहाँ पर जो है कितने यहाँ पर बनेंगे करके। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग आगे सॉल्व करके। अब आगे देखते हैं हम लोग, हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पता है क्या, नहीं। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट टोटल स्टूडेंट जो हैं, जो कि हमें कैलकुलेट करना है वो है, मतलब नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं। तो गणित में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, गणित में उत्तीर्ण वाले कितने हैं, देखो 80%। तो 80% मतलब 80/100 गुणित कुल संख्या कितने हो जाएंगे, गणित में पास होने वाले 80 हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हमने 100 बच्चे लिए हैं तो अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, 70%। मतलब 70/100 गुणित 100, ये कितना आ जाएगा आपका 70। उसके बाद दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण है, जो दोनों विषयों में पास नहीं हुए उनका 10%। तो 10/100 गुणित 100, तो ये हमने अज्यूम किया है 100 लोगों में। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि कम से कम एक विषय में पास होने वाले कितने हैं, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण। तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण वो कितना होगा, अंग्रेजी में, गणित में जितने पास हुए धन अंग्रेजी में जितने पास हुए माइनस क्या कर, मतलब कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले कैसे निकालेंगे, कुल संख्या हमने कितना माना है, देखो 100, और फेल कितने हुए हैं, 10। मतलब कम से कम एक विषय में पास होने वाले कितने हैं, 90 हैं। और ये 90 कैसे मिलेगा, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले, मतलब ये पूरा का पूरा जो हमको जो दिख रहा है ना, इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब ये वाले वृत्त को ये वाले वृत्त को जोड़ेंगे और बीच वाला जो है वो 2 बार आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब मैथ्स में उत्तीर्ण होने वाले और इंग्लिश में उत्तीर्ण होने वाले माइनस मैथ्स और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण होने वाले को माइनस करेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा, 90 के। तो मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, 80। इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, 70। मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले को नंबर निकालना है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 150। 150 में से 90 आएगा तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 60। अब ये जो 60 है ये क्या बता रहा है, 100 में बता रहा है कि 100 में से 60 दोनों में पास हुए हैं। जबकि हमारे क्वेश्चन में दोनों विषय में पास होने वाले कितने हैं, 144। मतलब 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 144 को। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 144/60 को। तो हमें तो कुल संख्या निकालनी है, तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से जो है यहाँ पर हम लोग 100 से गुणा कर देंगे दोनों साइड। तो 100 से गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 144/60 गुणित 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जार हो गया, ये 5 2 जार हो गया, 3 1 जार, 3 4 जार 12, और उसके बाद 3 6 जार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 5 30। नहीं, कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन करने में, क्या गलती हो रहा है देखो, एक मिनट, इसको मैं हटा के फिर से कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, कुछ तो गलत हो गया था तभी आंसर नहीं आया। तो हमारे पास क्या था, एक मिनट, यहाँ था 144/60 गुणित 100। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया था हमारा। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 चौक 24, 24 गुणित 10, 24 गुणित 10 मतलब 240। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 240। ठीक है, एक बार और आपको समझा देता हूं मैं। हम लोगों ने वेन डायग्राम बनाया जिसमें एक में लिया हमने गणित, एक में लिया अंग्रेजी, दोनों में पास होने वाले 144 थे। तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता थी, तो हमने उसको कितना मान लिया? हमने उसको 100 मान लिया। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 100। तो गणित में पास होने वाले कितने हो जाएंगे? 80%, मतलब 100 का 80% क्या हो जाएगा? 80। अंग्रेजी में पास होने वाले 70%, मतलब 100 का 70% कितना होगा? 70 ही होगा। और उत्तीर्ण होने वाले 10 हो गए। तो कम से कम एक विषय में पास होने वाले कितने बच्चे हो गए? 90 हो गए। अब ये कैसे निकलेगा? तो गणित में पास धन अंग्रेजी में पास, माइनस क्यों किए? क्योंकि इस चित्र में देखो, गणित में जब पास की बात करते हैं तो ये पूरा सर्कल आता है, अंग्रेजी में जब पास करते हैं तो ये पूरा आता है, लेकिन ये जो बीच में 2 बार आ गया ना, इसीलिए उसको एक बार हटा दिए। तो कितना आया? 60। लेकिन ये 60 तो हमारे 100 के हिसाब से था। तो ये जो 60 है ये 144 को दर्शा रहा है। तो एक किसको दर्शाएगा? 144 बटे 60 को दर्शाएगा। और यहां से जब 100% निकालेंगे तो दोनों साइड 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 जो है आ जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। यदि 1 रुपए में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ मिलता है तो उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे? ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 6 संतरे खरीदे होंगे, इसको बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, इसको छोड़ देते, ये गलती से आ गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधा 57 वाले क्वेश्चन पे। देखो आपको क्या बोल रहा है कि 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या। तो यहां पर देखो बिटवीन लिखा है, बिटवीन की जगह अगर फ्रॉम होता तो हम लोग 500 को भी गिनते, लेकिन बिटवीन लिखा है। तो 500 के बाद पहला एक ऐसा अंक बताओ जो 6 से पूरी तरीके से विभाजित होता है। तो उत्तर है 504। फिर अगला क्या होगा? 6 का अंतर होते जाएगा, 510। अगला कितना होगा? 516। इस तरीके से एक समांतर श्रेणी जो है बनेगा। और आखिरी नंबर कौन सा होगा? आखिरी नंबर होगा हमारा 996। 996 देखो 4 से भाग, सॉरी किससे? 996 जो है हमारा 6 से भाग जाता है कि नहीं? पूरी तरीके से जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, और ये अंतिम पद। तो आपको समांतर श्रेणी का फॉर्मूला पता होगा कि अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? a धन n-1 इंटू डी होता है। तो अंतिम पद हमारा कितना है? 996। प्रथम पद हमारा कितना है? 504। n है कुल पदों की संख्या, और डी मतलब दोनों में अंतर। दोनों में अंतर कितने का है? 6 का अंतर है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो 996 है उसमें से 504 को इधर ले आकर माइनस करते हैं। तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 504 से माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 492। तो 492 बराबर n-1 इंटू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 6 जो है उसको क्या करेगा? भाग करेगा। तो 6 जब भाग करेगा तो कितना आ जाएगा? ये 82 आएगा। कितना आएगा? 82। सो 82 इज इक्वल टू n-1। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां से 83। तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 83 जो है कुल पदों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वो क्या होगा? वो 4 गुना जो है हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं एक शॉर्टकट से बता रहा हूं। हमें मूलधन पता है क्या? नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो 1 रुपए है। 1 रुपए हमने किसी को दिया था। ठीक है, ये क्या हो रहा है? हमारा 1 रुपए जो है 2 गुना हो रहा है। तो 1 रुपए का 2 गुना कितना होगा? 2 होगा। कितने वर्ष में हो रहा है? 6 वर्ष में हो रहा है। तो कहानी क्या है? 1 रुपए हमने किसी को दिया, 6 वर्ष में वो हमारा कितना हो गया? 2 रुपए। तो अगर मैं किसी को आज 1 रुपए देता हूं और 6 साल बाद अगर वो 2 रुपए हो जाता है तो इसमें से 1 रुपए तो मेरा खुद का प्रिंसिपल है। तो 1 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा मिला वो हमारा क्या है? हमारा जो है क्या? सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब साधारण ब्याज है कि नहीं? अब ये पहली स्थिति हो गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने वर्ष में 4 गुना होगा। अब अगर मैं 1 रुपए किसी को दे रहा हूं तो उस 1 को मुझे कितना करना है? 4 करना है। तो अगर 1 का 4 करेंगे तो उसमें से 1 रुपए तो मेरा खुद का है, तो एक्स्ट्रा कितना बचा? 3। तो 3 रुपए हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहली वाली स्थिति में देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपए, और हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए? 3 रुपए। अगर कहीं से हमें सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए मिल जाएगा तो 3 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 4 गुना हो जाएंगे। तो मुझे अब इस 1 को 3 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई यहां करूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई मैं यहां भी करूंगा। तो कितना आ जाएगा? 18 वर्ष में जो है ये क्या हो जाएगा? 4 गुना जो है हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो
एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 और हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, A1 है, तो आपको A1 बटे A2 का मान निकालना है। तो देखो A1 मतलब क्या है, गुब्बारे का आपका पहला क्षेत्रफल। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना, मतलब स्फीयर का जो हमारे पास क्या दिया है, त्रिज्या 3 गुना बढ़ जाती है हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो स्फीयर होता है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरू में जो त्रिज्या था वो कितना था, R1 था। अब R2 मतलब क्या है, नया त्रिज्या। तो नया त्रिज्या कितना हो गया, देखो 3 गुना जो है बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ R1। अब नया त्रिज्या बढ़ने के बाद जो नया एरिया होगा वो कितना होगा, 4 पाई, और R1 की जगह हम यहाँ पे R2 आएगा, R2 का स्क्वायर। तो R2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 के जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ R1। तो ये हो जाएगा 4 पाई और ये हो जाएगा 9 R1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 गुना 4 पाई R1 का स्क्वायर। इधर क्या है हमारे पास A2। ठीक, और ये A2 हो गया, A2 बराबर कितना हो गया, 9। और ये देखो ध्यान से ये किसके बराबर है, A1 के। तो आपको पूछा है कि A1 बटे A2, ये हो जाएगा A1, ये A2 इधर आके इसको भाग करेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, ये 9 इसको जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो A1 बटे A2 कितना आ जाएगा आपका, 1 बटे 9 जो है इसका उत्तर जो है हो जाएगा। हो सकता है इसको बनाने का दूसरा तरीका भी आपको मालूम होगा अच्छे से, तो आप चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक साइकिल की कीमत 1150 रुपए अंकित की गई। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। साइकिल की लागत मूल्य ज्ञात करना है। मतलब एमआरपी कितना है, 1150, तो उस पर छूट कितना दिया गया, 15%। तो छूट की राशि कितनी होगी, 1150 का हम लोग क्या करेंगे, 15% जो है हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो जब इसका गणना करेंगे हम लोग, तो इसका गणना कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 से 0 तो कट गया, तो 115 गुणित 15 करेंगे तो आएगा 1725, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा आपका 172.5 रुपए। इतने का जो है उसको छूट मिला। ठीक है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य है 1150, उसमें से जो है कितने का छूट मिल गया हमें, 172.5 का जो है छूट मिल गया। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है माइनस कर लेते हैं। तो 1150 माइनस 172.5, तो ये आएगा विक्रय मूल्य कितना, 977.5 रुपए जो है आएगा। अब उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। ये जो हमारा विक्रय मूल्य है गुणित कितने का है, 100%, और लाभ कितने का हो रहा है, 15% का, मतलब 115 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग गुणा करेंगे 115 से, इसको जब भाग देंगे हम लोग 115 से, तो ये आएगा 8.5 और इंटू में करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 850 रुपए। तो अंकित मूल्य कितना, मतलब क्रय मूल्य कितना है, 850 रुपए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 61वें वाले प्रश्न पे। देखो के किस मान के लिए समीकरण संपाती होंगे, संपाती मतलब कोइंसिडेंट होंगे। तो जो मैंने ऊपर में आपको बताया था कि संपाती के लिए स्थिति क्या होती है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। वहां पर मैंने बताया था इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब आप रेखाएं खींचेंगे तो संपाती होती है। तो संपाती होगा उसके लिए स्थिति ये है। तो आप इसमें से किसी भी एक रेशियो को ले लो, ये हो जाएगा 1/2 बराबर 2/k बराबर 7/14। ये कितना हो जाएगा, देखो तुलना कर लो, इन दोनों का तुलना कर लो, 1/2 बराबर 2/k, तो k का मान यहां से कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पर पूछेगा तो नो सॉल्यूशन, संपाती है उसके लिए स्थिति क्या है बोलेगा, तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। देखो सबसे कम से शुरू कर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटा। तो कौन कौन सा है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10। 4 का कितना हो जाएगा, 16। 80 का कितना हो जाएगा, 81 का हमें पता है कि 9 होता है, तो 80 का कितना होगा, 8 दशमलव कुछ होगा। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, यही होगा, √80। फिर उसके बाद 3 की घात में 2, फिर 10, फिर ये, मतलब ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, √80, फिर उससे बड़ा 9, फिर 10, फिर 16। ठीक, चलो अब आगे क्या करना है, इसको हमको हल करना है। देखो ये हो जाएगा 7 तिया 21, 8 पंचे 40, माइनस 1/5 धन 1/4 धन, इसका वर्ग को खोलेंगे तो 3 तिया। ठीक है, या आप सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा 40। तो यहाँ आएगा 21, यहाँ आएगा 8,
यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा नहीं 90 नहीं आएगा, कितना आएगा 40, हाँ 10, 90 आएगा। तो इसको हल करेंगे अगर हम लोग तो 90 100 121, 121 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 113, 113/40। तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसमें से कौन सा होगा 40 दूने 80 और 90 93, ये नहीं होगा। 40 3 120 नहीं होगा, 4 चौक 16 नहीं होगा, 5 चौक 20 नहीं, मतलब इसमें से ये क्वेश्चन एलिमिनेट होगा। ठीक है, गलत क्वेश्चन छप गया है, ये ऑप्शन जो है 113/40 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर के प्रश्न पे। देखो, प्राकृत संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो हमें वर्ग का फॉर्मूला पता है कि 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन n का वर्ग का योग कितना होता है। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला है n+1 2n+1 बटे में 6। तो अगर हमें औसत निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, तो कितनी संख्याएं हैं n, तो n से आप डिवाइड कर दोगे, तो n से डिवाइड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास। औसत निकालने का फॉर्मूला n+1 2n+1 बटे में 6। तो n कितना है 40, 40 और एक कितना हो जाएगा 41, 40 दूने 80 और एक कितना हो जाएगा 81 बटे में 6 जो है हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 81 और 41 इंटू 81 ये आएगा आपका 3321, उसको 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो ये आएगा 553.5। ऑप्शन में है क्या, हाँ सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग, मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं x और y, तो इनका योग का वर्ग मतलब x + y का जो होल स्क्वायर है, उनके गुणनखंड के, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके 4 गुने के बराबर है, मतलब ये बोल रहा है। ठीक है, तो संख्याओं का आपको क्या करना है, अनुपात जो है आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको जब आप ओपन करेंगे तो x² + y² + 2xy इज इक्वल टू 4xy, ये 2xy यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो x² + y² बराबर कितना हो जाएगा 2xy। ये 2xy को उठा के अगर इधर लेके आएंगे तो x² + y² - 2xy इज इक्वल टू 0। अब ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर का 0। तो यहां से x - y इज इक्वल टू आएगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो आपको अनुपात पूछा है, मतलब एक x/y मतलब 1:1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले प्रश्न पे, थोड़ा फास्ट बता दिया, देखो एक बार और समझ लो। दो संख्याएं हैं x और y, उन दोनों को जब ऐड करके उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट का 4 टाइम्स होता है, 4 गुना होता है, मतलब x धन y का घात 2 बराबर x गुणित y इंटू 4। अब जब इसको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab बराबर 4xy हो जाएगा। फिर ये 2xy यहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा 2xy बचेगा। फिर इस 2xy को उठा के इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, तो a² + b² - 2ab हो जाएगा, मतलब a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से स्क्वायर इधर जाके 0 का स्क्वायर रूट बनेगा, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा, तो x - y बराबर 0, तो x इज इक्वल टू y, मतलब अनुपात कितना होगा 1:1 जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 66वें नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे है। देखो, p की घात में 3 की घात में 2 गुणित p की घात में 4 बटे में p की घात 9 बराबर p की घात में r दिया है हमको। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, देखो सीधा इसको ओपन कर लेते हैं तो ये दोनों आपस में गुणा होकर कितने हो जाएंगे, p की घात में 6। आपको पता है कि कोई अगर संख्या है उसकी घात में m है और पूरे की घात n है, तो ये दोनों घातें आपस में इंटू हो जाती हैं। ये हो जाएगा 6 और इंटू हो जाएगा p की घात में 4 और बटे में है p की घात में 9 बराबर p की घात में r। अब आपको पता ये भी होगा कि दो संख्याएं जिनके आधार बराबर है, बेस बराबर हैं, अगर उसको गुणा करते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 6 और 4 जुड़कर कितना हो जाएगा, p की घात में 10 बटे में p की घात में 9 बराबर p की घात में r। अब यहाँ पर एक और चीज पता होगा आपको कि a की घात में अगर m है और उसको a की घात में n, मतलब सेम बेस वाला डिवाइड करता है तो घातें क्या होती है माइनस। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब देखो दोनों का बेस समान है तो पावर की तुलना कर लो, तो r बराबर कितना आ जाएगा 1 जो है आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो उसका आयतन क्या होगा। तो पहले तो आयतन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 4 पाई r² h।
सॉरी 4 पाई नहीं होता, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका, बेलन का त्रिज्या का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये R1 है। अब बोल रहा है कि त्रिज्या को बदल दिए, त्रिज्या R2 को बदल दिया और कितना हो गया, ये पहले वाले का दुगुना हो गया। तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि ऊंचाई सेम है, ऊंचाई सेम है तो एच को वैसे ही रखेंगे। तो R2 की जगह कितना रख देंगे, 2R1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई R1 स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर है, ओरिजिनल वॉल्यूम के। तो नया वॉल्यूम कितना होगा, पुराने वाले का जो है कितना हो जाएगा, 4 गुना जो है हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था ये भी। आगे है देखो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ये है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा लेंथ है वो 8x है और उसका जो चौड़ाई है वो 5x है। यदि लंबाई मतलब L क्या है, 60 मीटर चौड़ाई से क्या है, यदि, अच्छा उल्टा बोल दिया मैं, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई जो है क्या दिया है, यदि चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ जो है क्या है, वो क्या है, लंबाई से 60 मीटर कम है, मतलब L से 60 मीटर क्या है, कम है। तो आयताकार प्लॉट का परिमाप आपको बताने, तो सिंपल है भाई, b की जगह कितना रख दो, 5x, L की जगह कितना रख दो, 8x माइनस 60, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऋण 3x बराबर ऋण 60, ये दोनों कैंसल, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 20। तो अगर x की वैल्यू 20 आएगी तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, 8 दूने 16 और 5 दूने 10। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है पेरीमीटर। तो 2 गुणित लंबाई कितना है हमारा 160, और ये हो जाएगा 260, 26 दूने कितना होता है 52, मतलब 520 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो। तो 3 दूने 6 और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 8/3, 4 किया 12 और 1 13, 13/3 गुणित 15/13, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 3 1 कम 3, 3 5 6 15, अभी हो जाएगा 8 5 6 40/3, ये आएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। देखो 1296, अब देखो 1296 जो दिया है उसकी पावर में 0.75 है, तो 75 को हम लोग क्या 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यह 36 की पावर में -1। अब देखो 36 की पावर में मतलब उसको 6 की घात में 2 तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 1296 को क्या लिख सकते हैं, 6 की घात में 4 और पावर में 3/4, और ये हो जाएगा 6 की घात में 2 की घात में 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 6 की घात में 3, यहाँ बचेगा ऋण 2, दोनों गुणा हो रहे हैं तो घातें जुड़ेंगी, तो जुड़कर कितनी हो जाएंगी 6 की घात में 1, मतलब उत्तर कितना आएगा इसका 6 आएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन, उसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है क्या हो गया था, ऑप्शन जो है मिस्टेक हो गया था। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसी तरीके के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही जल्दी जो है इसका दूसरा भी वीडियो जो है आएगा, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और मॉक पेपर जो है सॉल्व करेंगे। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रही होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या कर सकूं, इंप्रूव कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।